हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में समकालीन विश्व राजनीति का दूसरा अध्याय है दो ध्रुवीय विश्व का अंत, इसका वर्णन करेंगे। इससे जो पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि जिस तरह से दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, एक अमेरिका जो पूंजीवाद का समर्थन करता है और दूसरा सोवियत संघ, और उस व्यवस्था में हमने देखा था कि दुनिया दो शक्ति संघर्षों में चल रही थी। उसके साथ साथ एक नया संगठन गुटनिरपेक्ष संगठन भी उस दौर में आया था। लेकिन 1991 के बाद सन 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये जो दो ध्रुवीय थी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, वो अपने आप समाप्त हो गई। केवल एक अमेरिका जो है वो शक्ति का केंद्र बन गया और जो सोवियत संघ था वो बिखर गया और 15 उसके राज्य, सोवियत संघ के 15 राज्य, एक रूस और उससे अलावा 14 और राज्य उससे अलग हो गए। अर्थात सोवियत संघ का बिखराव हो गया और दुनिया दो ध्रुवीय थी उसका अंत हो गया सन 1991 में, और एक अकेला अमेरिका जो है उसका शक्ति का केंद्र बन गया। तो इस लेसन में हम कर रहे हैं कि दो ध्रुवीय का अंत हो गया, अमेरिका एक जो है वो शक्तिशाली देश इसमें बच गया था। तो पहला प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व की व्यवस्था, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई सन 1991 में, विश्व की व्यवस्था कैसी थी? जो दो ध्रुवीय विश्व की व्यवस्था थी अब वो एक ध्रुवीय होगी। कैसी होगी? एक ध्रुवीय, अर्थात धुरी का केंद्र, शक्ति का केंद्र केवल एक देश बच गया, वो था अमेरिका। वो दुनिया का अब सबसे शक्तिशाली देश बन गया। उसकी जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, जो उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था थी, पूरे विश्व में वो मान्य हो गई, सर्वमान्य हो गई। और जो देश सोवियत संघ से अलग हुए थे उन्होंने भी जो उस व्यवस्था को अपना लिया, अपना विकास का जो मॉडल था वो अपना लिया। स्वयं भारत भी इसमें जो शामिल था। भारत की जो पहले जो व्यवस्था थी वो साम्यवादी मॉडल की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव था। सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने भी अपनी आर्थिक नीति में बदलाव करना पड़ा और उसने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं, विश्व व्यापार संगठन है और जो भी संस्थाएं हैं, विश्व बैंक है, उनके अनुसार अपने नियम निर्धारित कर दिए और उदारीकरण, निजीकरण की तरफ हमने कदम बढ़ाए। तो 1991 के बाद विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवीय होगी, अमेरिका शक्तिशाली देश बन गया और पूंजीवादी व्यवस्था पूरी दुनिया पर हैवी हो गई। शॉक थेरेपी किस देश में अपनाई गई थी? रूस में। यह शॉक थेरेपी क्या होती है? शॉक थेरेपी सामान्य प्रचलन में आप देखते हो कि थेरेपी के द्वारा इलाज किया जाता है। थेरेपी का मतलब ये होता है कि इसमें जो टर्म यूज की गई है वो है शॉक और थेरेपी, दो शब्द हैं। थेरेपी का मतलब होता है कि आराम आराम से आपके शरीर को जो वाइब्रेट किया जाता है, आपको आराम दिया जाता है। लेकिन दो शब्द यूज हैं, एक शॉक और एक थेरेपी। अर्थात पहले आपको आघात पहुंचाया जाता है, शॉक दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति है मेंटली रूप से डिस्टर्ब है तो डॉक्टर उसको शॉक देते हैं, ठीक है, उसको शॉक बोलते हैं। और थेरेपी की मसाज के द्वारा या धीरे धीरे आपका इलाज किया जाता है। तो इसका राजनीति में क्या महत्व है? इसका मतलब ये है कि ये टर्म सोवियत संघ ने विघटन के बाद रूस जो उसका प्रतिनिधि देश बच गया था, उसने अपनी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में ये चीज़ लागू की थी। उसने क्या किया था कि प्रारंभ में जो सोवियत संघ था उसमें सारी व्यवस्थाएं राज्य नियंत्रित थी, सारे उद्योग राज्य के नियंत्रण में थे, सभी जन कल्याणकारी राज्य के अधीन थे। लोगों को जो है निश्चित काम करना पड़ता था और उनको जो है खाने का संकट या और कोई संकट नहीं होता था। लेकिन यह व्यवस्था धीरे धीरे सोवियत संघ को कमज़ोर करती चली गई और उसकी अर्थव्यवस्था डूबती चली गई। तो रूस ने जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसका प्रतिनिधि जो रूस बच गया था उसने क्या किया कि जो अपने जितने भी इंडस्ट्री थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी,
उनका लगभग सबका निजीकरण कर दिया, प्राइवेट हाथों में बेच दी, औने पौने दामों में जो है वो फटाफट सबका निजीकरण कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो आम जन थे या जो लोग थे, जो जिस व्यवस्था के 1991 से पहले आदी थे, उनको एकदम इसका गहरा धक्का लगा, उसकी अर्थव्यवस्था को एकदम काफ़ी नुकसान पहुंचा, वो और ज़्यादा घाटे में चली गई। लोगों को जो है रोटी तक के जो है उस समय कठिनाई का सामना करना पड़ा था। लेकिन यह चरण उसका सन 2000 तक चला। लगभग 2000 के बाद रूस जो है दुनिया में दोबारा से एक विश्व शक्ति के रूप में उभर करके आया। इस शॉक थेरेपी को पूरे 10 साल लगे रूस को उभारने में। लेकिन इसमें क्या था कि 1990 के दशक में रूस ने अपने जो निजी क्षेत्र को जो इंडस्ट्री वगैरह दी थी, अपने जितने भी सार्वजनिक उद्योग थे वो सारे बेच दिए थे। वो एकदम लोग उसे सहन नहीं कर पाए और उसको शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस काल में रूस को 10 साल लगे और 10 साल बाद रूस जो है विश्व में एक बार फिर उभर के शक्तिशाली देश बन गया। उसके बाद है सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके जो स्वतंत्र राज्य थे, उससे अलग होने वाले जो राज्य थे, स्वतंत्र राज्य थे, उन्होंने एक संगठन बनाया था, उसको बोलता है कॉमेकॉन। कॉमेकॉन नाम का एक संगठन बनाया था। ये इसके जो ये सोवियत संघ था पूरा, ये एक एक करके आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो 11 नंबर पे ये रूस है, वर्तमान में भी है, और इससे अलावा ये 14 देश और इससे अलग हो गए थे। इन देशों ने एक संगठन बनाया और इनको बोलते हैं स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल या कॉमेकॉन भी इसको बोल सकते हैं। और इसमें जो है रूस ने इसको मतलब बनाया था, रूस और इसके जितने साथी देश थे उन्होंने बनाया। अब वो सोवियत संघ नाम का संगठन नहीं था, लेकिन रूस और उसके साथी देश मिल करके था। एक दूसरे जो प्रभुसत्ता थी वो स्वतंत्र थे, कोई देश किसी के अधीन काम नहीं करेगा। अपनी विदेश नीति स्वयं बनाएंगे, अपनी आर्थिक नीति स्वयं बनाएंगे। एक सामान्य संगठन स्वतंत्र राज्यों का, अर्थात अब ये एक स्वतंत्र राज्य थे, इनको स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल भी कहा जाता है। और यह सोवियत संघ के विघटन के बाद बना था। मध्य एशिया के किस देश में हिंदुस्तान की जो फिल्में हैं वो सबसे ज़्यादा चलती हैं, तो मध्य एशिया का एक देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में जो हिंदी फिल्में हैं वो सबसे ज़्यादा चलती हैं। इसका ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों है, क्योंकि भारत के और उसके जो पड़ोसी देशों के संबंध है 1991 के बाद उसमें बताया गया है कि किस प्रकार जो भारत का प्रभुत्व है वो मध्य एशिया के देशों में भी है। तो आपके एनसीईआरटी में है कि हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा फिल्में मध्य एशिया का देश उज्बेकिस्तान है, उसमें हमारी फिल्में चलती हैं। रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति, पहले जो सोवियत संघ था उसमें, उसके बाद रूस देश बना, तो रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन, रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने। और ये जो आप चित्र देख रहे हो ये मिखाइल गोर्बाचेव है। मिखाइल गोर्बाचेव आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, 1985 में सोवियत संघ के प्रमुख बने थे और इसने ही सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी। वहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता दी गई, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता दी गई और धीरे धीरे जो व्यापार के नियम थे उसमें भी उसने धीरे धीरे उदारीकरण की तरफ शुरुआत कर दी थी। तो जब इसका विघटन हुआ सोवियत संघ का, उस समय सोवियत संघ के विघटन के समय उसका राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव थे। और इन्होंने इसको जो सोवियत संघ के विघटन का सबसे प्रमुख नेता माना जाता है। और इसकी जो उदारीकरण की नीतियाँ थी, स्वतंत्र विचारों की नीतियाँ थी, उसी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो इस चैप्टर में इतना ही कि किस प्रकार दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त हो गई, दुनिया में केवल एक शक्तिशाली देश अमेरिका बच गया। और जो 4th लेसन है इससे अगले वाला, उसमें पढ़ेंगे कि दुनिया में अमेरिका का वर्तमान में वर्चस्व है वो कैसे है, किस किस क्षेत्र में, किस प्रकार सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से
अमेरिका ने अपना प्रभुत्व दुनिया के ऊपर बनाया हुआ है, या कोई ऐसी शक्ति भी है जो अमेरिका को प्रभुत्व दे सकती है, उसके प्रभुत्व को टक्कर दे सकती है, या केवल अमेरिका ही जो है एक शक्तिशाली देश है दुनिया में, तो वो नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे।